नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे जजमेंट कैसे ढूंढें। यानी कि आप कोई भी मुकदमा लड़ रहे हो तो आपके पक्ष के जजमेंट आप कैसे ढूंढें। यानी आपने देखा होगा कि कई सीनियर एडवोकेट अपने पक्ष में न्यायालय के समक्ष कई सारे जजमेंट पेश करते हैं। तो मैं आज आपके सामने लाइव जजमेंट भी ढूंढ कर बताऊंगा। यानी कि इस बुक से मैं आपको जजमेंट भी ढूंढ कर बताऊंगा और समस्या के आधार पर जजमेंट कैसे ढूंढते हैं ये भी बात करेंगे। जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे जुडिशियल अधिकारी का माइंड आपके पक्ष में आ सकता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको किसी मामले में आप जजमेंट लगाना चाहते हो तो आपके पास एक समस्या होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये अपने एक बात करते हैं, जैसे कि एफआईआर की अपनी सीरीज चल रही है। एफआईआर सीरीज में मान लो उस मामले में गवाह कराया, गवाह ने किसी अपराध करने वाले अभियुक्त के नाम बताए तो कोर्ट को उस मामले में प्रसंज्ञान लेना चाहिए। आपको इस पर जजमेंट चाहिए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर को खुलवाना चाहते हो। मान लो एफआईआर कोई भी पॉइंट हुआ और एफआईआर खुलवाने के लिए आपने बयान कराया, क्योंकि एफआईआर सीरीज चल रही है इसलिए बता रहा हूं मैं। और बयान में उस जिस व्यक्ति ने के बयान कराए यानी प्रार्थी के या परिवादी के, उसने ये बोला कि राम ने, श्याम ने और मोहन ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की। गवाही में ये बोला, ठीक है ना। तो आप जज साहब को ये कहना चाहते हो कि साहब अगर कोई गवाह कोर्ट के समक्ष गवाही देते समय किसी अभियुक्त का नाम बताता है और कहता है कि उसने अपराध किया है तो इस पर आपको प्रसंज्ञान लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है और आपको भी मानना चाहिए। तो यानी कि आपके पास एक समस्या आ गई और उस समस्या से संबंधित अब आपको जजमेंट पेश करना है। तो सबसे पहले तो समस्या आ गई कि अपराध का ना जो हुआ उसकी बयान में अभियुक्त का नाम गवाह ने बताया, तो आपको एक जजमेंट चाहिए कि उस पर प्रसंज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो समस्या है ये किस प्रकार की समस्या है। ये फौजदारी समस्या है ना। कौन सी समस्या है? फौजदारी यानी क्रिमिनल समस्या है, ठीक है। अब कैसे कि आप किसकी बात कर रहे हो इसमें? प्रसंज्ञान की। तो ये रूलिंग आपको कहां मिलेगी? क्रिमिनल डाइजेस्ट में। यानी कि क्रिमिनल डाइजेस्ट, ठीक है। डाइजेस्ट का मतलब ये होता है कि कई सारे जजमेंट की हेड, एक तरह से समरी, जो समझो हेड नोट बोलते हैं उसको, समरी लिखी हुई होती है कि भाई ये इसमें जजमेंट इस प्रकार का जजमेंट है। तो जैसे कि ये क्रिमिनल डाइजेस्ट है ना, इसको देखिए आप, क्रिमिनल डाइजेस्ट। अब इसमें क्या होता है, क्रिमिनल डाइजेस्ट में आप जाओगे, इसको मैं खोल के बताऊंगा, तो इसमें कई सारे मामले होंगे, है ना। जैसे कि आईपीसी संबंधित, जैसे कि सीआरपीसी संबंधित, है ना। जैसे कि एविडेंस संबंधित, है ना। जैसे आर्म्स एक्ट के संबंधित, है ना। जैसे एससी एसटी एक्ट के संबंधित। तो अब आपको आपका ये प्रसंज्ञान वाला मामला किस में आता है? सीआरपीसी। सर अब तो नई बुक आ गई, नई कानून पढ़ो। देखो आपको जो रूलिंग जो मिलेंगी ना वो सारी आपको इन तीनों पुराने कानून वाले मिलेगी। सिर्फ कानून के सेक्शन बदल रहे, रूलिंग इन्हीं में ढूंढनी पड़ेगी। नहीं अभी डाइजेस्ट भी आए नहीं है, पुराने तो आए नहीं। 1990 में फैसला हुआ, 1970 में फैसला हुआ, 2001 में फैसला हुआ, तो उस समय तो थी नहीं। तो सिर्फ धाराएं की आगे वाली संख्या बदली है, बाकी वो कभी। तो आपको डाइजेस्ट में फिर कहाँ जाना है? सीआरपीसी में जाना। यानी सबसे पहले आप क्रिमिनल डाइजेस्ट उठाया, उसमें कई सारे एक्ट है, उसमें किस में गए आप? सीआरपीसी में। यानी कि आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस वाले में नहीं जाना, क्योंकि अभी डाइजेस्ट मिलेगा नहीं। जब डाइजेस्ट आ जाएगा तब आपको इसमें जाना, वर्तमान में आपको इसमें जाना। क्रिमिनल डाइजेस्ट की बुक लिया आपने, फिर उसमें सीआरपीसी में गए। अब देखो और आगे का खेल। बात किसकी हो रही है? प्रसंज्ञान यानी कॉग्निजेंस की, कि प्रसंज्ञान लेना चाहिए ना। देखो मेरा तो यार धीरे धीरे पढ़ाने वाला ही मामला है ना, वही आपको सेट तो करना पड़ेगा। अब प्रसंज्ञान का मतलब क्या हुआ कि सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 3 घंटे पढ़ने वाले बताएंगे कौन सी धारा में आएगा, है ना। यह आएगा 190, है ना। यह आएगा 210, ये धारा। तो आप बुक में कहां गए थे? क्रिमिनल डाइजेस्ट में गए थे ना। क्रिमिनल डाइजेस्ट में कहां गए? सीआरपीसी में गए थे ना। सीआरपीसी में कहां गए आपको धारा? उसमें कई सारी धारा होगी, 190। और जब नए डाइजेस्ट आ जाएंगे तो 210 वाले में ना। अब 190 वाले जो धाराएं हैं उस पर कम से कम
एक डाइजेस्ट में 5 से 10 190 के सामने हेड नोट लिखे होंगे। उसमें से आपको क्या लेना है, जिन मामलों में प्रसंज्ञान हुआ है ना, वो बात आपको लेनी है, ठीक है ना। जैसे कि एक जो मैंने इसका फोटो खींच रखा है, आपको बताता हूं, है ना, अब भी आ जाएगा ये। अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना। ये आपको दिख रहा होगा शायद, धारा 190(1)(b) दंड प्रक्रिया संहिता, दंड 1860 धारा, ये दंड संहिता 1860 धारा 363, 366 और 376 अपराध का प्रसंज्ञान पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का प्रसंज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट क्या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी कर सकता है जो पुलिस रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में आरोपित नहीं है, यानी कि पुलिस रिपोर्ट में अभियुक्त में आरोपित नहीं था और जिसका नाम भी ऐसे रिपोर्ट के कॉलम 2 में नहीं है। उत्तर सकारात्मक, अभियुक्त का नाम पीड़ित के बयान में सामने आया था। अभियुक्त के रूप में आरोपित या पुलिस रिपोर्ट के कलम संख्या 2 में नामित व्यक्तियों के अलावा यदि किसी के विरुद्ध अपराध के गठन में संलिप्तता दिखाने वाली सामग्री है तो उस स्तर पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लेने के साथ साथ सम्मन भी जारी कर सकता है। यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिए गए एक बयान पर भी इस तरह के उद्देश्य के लिए विचार किया जा सकता है। यानी इसमें 190 में ये कहा, 190 देखा आगे, इसमें ये बात हुई थी कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी गवाह ने या परिवादी ने किसी अभियुक्त का नाम लिया है तो कोर्ट उसमें प्रसंज्ञान ले सकती है। फिर इसके नीचे आप जब देखेंगे तो यहाँ बुक का उस फैसले का नाम होता है, जैसे नाहर सिंह, इसमें कौन किसका नाम है, नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फिर कौन सा, एससी का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट। फिर बुक का नाम दे देते हैं क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 527 पेज नंबर पे। तो अब आप देखो इसमें, इसको वापस अपन छोटा कर देते हैं। अभी जो अपन गए थे ना, यहाँ आप कहाँ गए थे, प्रसंज्ञान पर जाना है। इसमें फिर आपको जजेस में गए ना, वहां पर फिर आपको बुक का नाम मिल गया कि क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर, है ना। इसमें नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और 527 पेज नंबर दे शायद, है ना, यही सुप्रीम कोर्ट। फिर ये बुक आपको ढूंढनी पड़ेगी कि फिर इस डाइजेस्ट को तो छोड़ दो, फिर लाइब्रेरी में जाओ, फिर वहाँ क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर ढूंढो। वहाँ क्रिमिनल रिपोर्टर कौन सी थी, 2022 की थी, है ना। ये देखो कौन सी थी, देख के बता देते हैं अपन, वापस देख लेते हैं ना। ये 2022 की थी, क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट 527 पेज नंबर पे ये रूलिंग मिल जाएगी। यानी तो फिर आपको लाइब्रेरी जाके रूलिंग ढूंढनी है। अब मान लो आपके पास लाइब्रेरी आप नहीं गए और सिर्फ आपके पास नाम है नाहर सिंह स्टेट ऑफ यूपी 2022, तो क्या इस रूलिंग को आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो? तो उत्तर है इसका हाँ, है ना। जैसे कि आपने आपके मोबाइल में क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है ना। गूगल ओपन करते ही फिर यहाँ आ जाएगा नाहर सिंह, है ना, NAHAR, नाहर SINGH, नाहर सिंह वर्सेस ये नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आ गया ना, देख लो ये आ गया नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसको पूरा खोल देते हैं। ये आ गया नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 आ गया ना सर, लिखा हुआ गया। अब कुछ नहीं करना है, इंडियन कानूनी किसी भी मिल जाता है इस पर। चलो इस पर देख लिया, इसको खोला आपने, फिर आपने देखा इस पर PDF आता है कि PDF गेट डॉक्यूमेंट, PDF आपने जैसे PDF आपने दबाया, इसकी पूरी फैसले की PDF आपके सामने आ जाएगी। ये पूरी PDF आ गई है ना, ये पूरी PDF आ गई है। फिर इसकी प्रिंट निकाल लो आप, ये पूरा फैसले ये देखिए आप, ये पूरा इसकी प्रिंट आपको फिर निकाल लेनी चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके वो निकाल के आप कोर्ट में पेश कर सकते हो। समझ में आ गई ना आपको? तो एक तो बात ये आपको समझ में आ गई। अब देखो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, मूल मुद्दे की बात। अभी तक अपन समझे
सबसे पहले अपने को देखनी समस्या, ठीक है। समस्या देखने के बाद ये तय करना है कि फौजदारी मामला है या सिविल माने, क्रिमिनल है या सिविल, है ना। क्रिमिनल मामला है तो कौन से एक्ट के तहत है, ये जब तक आप एक्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे एक एक्ट कौन सा आ गया, सीआरपीसी आ गया। अब सीआरपीसी में तो कौन सी धारा है, जैसे ना इसमें 190 आ गया अपन प्रसंज्ञान, नहीं था बुक में देख लो प्रसंज्ञान किसमें थे। फिर ये देखने के बाद आपको उस डाइजेस्ट को खोलना है, उसमें सीआरपीसी निकालना है, फिर सीआरपीसी में 190 निकालना, वहाँ के जो 3-4 हेड नोट होंगे उनको पढ़ना है, जो आपके पक्ष में हो उसको देखना है, फिर उसके जो नीचे फैसले लिखे उसको भी आप ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक मामला देता हूँ, है ना, आप मुझे ढूंढ के बताओगे कैसे मिलेगा। जैसे एक मैं समस्या बता दूं, जैसे कि अगर पत्नी सरकारी नौकरी में है तो वह खर्चा अपने पति से प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। राइटिंग के लिए आपको पढ़ने में नहीं, आप वाक्य समझ लीजिए। अगर पत्नी सरकारी नौकरी में है तो वो अपने पति से खर्चा यानी एलिमनी जो अमाउंट है वो प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। यानी कि अगर पत्नी ने, मान लो पत्नी खर्चा किस में लगाएगी, 125 सीआरपीसी में भी लगा सकती है ना, धारा 12 में भी लगा सकती है, कौन सा, घरेलू हिंसा वाला, अंतरिम धारा 13 में भी, 23 में भी लगा सकती है, कौन सी, डीवी में, है ना, एक सेक्शन 24 में भी लगा सकती है, हिंदू भरण पोषण अधिकार वाला, है ना। ये सारे आपको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब इनमें से किसी में भी ये चीज आपको ढूंढनी है। अब आपका मुकदमा उसने किसमें लगाया, इसमें लगाया, किसमें लगाया, किसमें लगाया, किसमें लगाया, आप मुझे ये ढूंढ के बताओगे कि अगर पत्नी सरकारी नौकरी में है तो उसे खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कैसे ढूंढोगे, तो जो समस्या है मैंने बताई वैसे आप मुझे रूलिंग ढूंढ कर जो कमेंट्स में आप लिखोगे ताकि मुझे पता चले कि आप मेहनत कर रहे हो। देखो मैं कई सारे ऐसे वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं ये बोलता हूं, जैसे मैंने अभी वीडियो बनाया कि शर्मिल व्यक्ति क्या फेमस एडवोकेट बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, कोर्ट में आपको टेबल कहाँ लगाना चाहिए, सीनियर कैसे होने चाहिए, है ना, पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए, है ना, ऐसे बनाए, अपने क्लाइंट कैसे बनाने चाहिए, क्लाइंट बनाने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करो, सारी बातें की है। ये सारी बातें 5% ही है, और ये 5% पे कई सारे लोग वीडियो और भी बनाते होंगे या आपको मोबाइल पे दिखते होंगे, कहीं से भी आपको जानने होंगे, मगर जो बेसिक है वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक, अभी जैसे कि अभी एफआर की चल रही है सीरीज, वही बेसिक है और वही 95% आपको वकालत सिखाएगा। सिर्फ दौड़ धाम करने से, भागने से कुछ होने वाला नहीं। बेसिक जो बता रहा हूँ वो बेसिक आपको सीखना है, साथ साथ आपको बुक भी खोलनी है और आपको ध्यान से पढ़ना है। यानी कि इस चैनल के माध्यम से भले कम लड़के देखें, भले हो सकता है 1000 लोग देखें, हो सकता है 500 लोग देखें, भले इसमें 10,000 लोग देखें ना, तो मैं जो चटपटी टॉपिक पर वीडियो डालता हूँ उस पर 20,000, 30,000, 60,000, है ना, 3,000, 5,000 ऐसे व्यू आते हैं, बढ़ते रहते हैं। अभी बढ़ रहे हैं चैनल पर, मान लो अभी 3,000 तो 5,000 हो जाएंगे। और जब एफआर के वीडियो डालता हूँ 1,000, 900, 2,000, 1.5 ऐसे व्यू आते हैं। तो इससे मुझे यूँ लगता है कि सीखने वाले कम है, चटपटी खबरें लेने वाले ज़्यादा है। मगर कोई बात नहीं, जो जिनको चटपटी खबरें चाहिए चटपटे वीडियो देखें, रील्स देखें, जिनको प्रॉपर पढ़ना है वो 3 घंटे पढ़े करें, आराम से वीडियो देखें। किसी व्यूअर से मुझे पूछा या मैसेज किया कि सर आपके अभी धीरे धीरे आपके जो एफआर वाली जो सीरीज है उस पर आपके देखने वाले कम हो रहे। देखो पूरी मन से बात करते हैं अपन, यानी कि जो व्यूअर्स जो पहले जो 5,000 थे, 4,000 थे, 3,000 थे, वो कम होके 1,000 हो गए, 1,000 के अंदर हो गए। तो क्या आप वीडियो बनाना धीरे धीरे बंद कर दोगे? तो मैं आपसे वादा करता हूँ, भले ही मैं वीडियो डालूं और देखने वाले 10 व्यू आए तो भी मैं पूरी फौजदारी प्रक्रिया, सिविल, है ना, रेवेन्यू, जितने भी मामले हैं, जितने मुझे आते हैं सारे मैं आपको सिखाऊंगा। भले 10 लोग देखें, भले हजारों लोग देखें, मन में ये शंका न रखें,
और बार बार इस बात की टेंशन नहीं ला के मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा, भले 10 व्यू आए या भले 0 व्यू आए, 10 भी छोड़ो आप। मेरा काम है कि जो सीखना चाहता है उसको सारे व्यू मतलब सारे वीडियो उपलब्ध हो जाए, यानी वो क्रमवाइज देखते रहे। भले 100 लोग ही देख रहे हैं तो 100 लोग भी कम नहीं होते, उनको भी एक बार उपलब्ध हो रहे हैं, जो गांव से हैं, जो फर्स्ट पीढ़ी के हैं, जो नहीं सीख पा रहे हैं, या जिनको सीखने की ललक है। वास्तव में वो कौन देखेगा मेरा वीडियो? जिनको सीखने की ललक है, जो बुक खोलेगा, देखेगा, पढ़ेगा, एक एक टॉपिक समझेगा, घंटा आधा घंटा बिगाड़ेगा, वही तो सीखेगा ना, बाकी नहीं सीखे। हाँ, आप मेरी मदद कर सकते हो। कैसे? आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी चले, तो आप इस वीडियो को आप शेयर करें, ग्रुप पे डालें, या जो दूसरे एडवोकेट हैं उन एडवोकेट को भेजें, ताकि ज़्यादा लोग दिखें। तो आखिर ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझ में एक जोश रहता है, यह एक मानव प्रवृत्ति है। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। आपके जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं वहाँ पर भी आप फॉरवर्ड करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। इसको क्या जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक फैलाएं, ताकि मुझ में भी एक जोश बना रहे। हालांकि 0 व्यू आएंगे तो भी मैं वीडियो पूरा कोर्स करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। यानी कि जिन लोगों को लगता है कि यार 2-3 लोगों ने मैसेज भी किए थे, तो आपको डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो वादा किया है मैं अवश्य निभाऊंगा। पैसों के चक्कर में ये चैनल नहीं है। पैसों के चक्कर में होता था अभी मैं 36,200 रुपये क्यों बांटता भाई, है ना? ये बांटे ना भाई, पैसे चाहिए तो बांटते, तो बांटने की या पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है। जो मेरे अंदर है वो सारा आपको बताने का ही है। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लगातार वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।